सबसे पहली बात, हमने कॉनिक सेक्शन में अभी तक सर्कल की इंट्रोडक्टरी क्लास की, उसके बाद उसके क्वेश्चंस किए, फिर हमने पैराबोला की एक इंट्रोडक्टरी क्लास, उसमें पैराबोला के बारे में उसकी पूरी कहानी, फिर अगली क्लास में उसके क्वेश्चंस, फिर हमने उसके बाद एलिप्स की एक इंट्रोडक्टरी क्लास और उसकी कहानी, फिर उसके क्वेश्चंस अगली क्लास में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइपरबोला की। एक नया कॉनिक सेक्शन है हाइपरबोला, ठीक है। सबके बारे में अगर मैं बात करूं तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको तीनों की डेफिनेशन अगर एक ही में फंसानी है, एक ही डेफिनेशन में तीनों की डेफिनेशन ले आनी है। कौन तीनों की? सर्कल को छोड़ दो, एलिप्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इनमें एक नया टर्म आता है, एक नई चीज आती है, और वो नई चीज पता क्या है? सर्कल में केवल एक फिक्स पॉइंट होता है, एक फिक्स लाइन नहीं होती, लेकिन पैराबोला में एक नई एंट्री हो जाती है फिक्स लाइन की, याद है ना। उसी तरह एलिप्स में भी वो फिक्स लाइन होती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं की थी हमने, ठीक है ना। बस बता देता कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होती है, क्लियर है। लेकिन आप बात समझिए, वो इक्वेशन, वो डायरेक्ट्रिक्स है क्या? वो डायरेक्ट्रिक्स अभी भी वही है जैसे वहां थी डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला में क्या होता है, बड़े ध्यान सुनिएगा। पैराबोला में होता है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड फिक्स्ड लाइन, and that fixed point is known as the focus of the parabola, and that fixed line is known as the directrix of that parabola. क्लियर? बिल्कुल सिमिलरली अब यहां पर हम जब आगे बढ़े तो हमें पता करना चाहिए था कि एक डेफिनेशन इसी जैसी और बना लेते हैं हम लोग इलिप्स की। हमने इलिप्स की डेफिनेशन में लिखवाया द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स द सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिनकी दो फिक्स पॉइंट से दूरियों का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलिप्स कहते हैं। इसी की एक डेफिनेशन और भी है, क्या कह सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स, द सम ऑफ द रेशियो ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स for which the ratio of the distance of that point from a fixed point and a fixed line is always constant, and which is less than unity, means less than 1। बिल्कुल यही डेफिनेशन लिखी है। अच्छी जगहों पर लिखी डेफिनेशंस कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना? कुछ बेहतर से डेफिनेशन, अच्छी सी डेफिनेशन। एक बार फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बताया था, वो वाली डेफिनेशन भी बड़ी मजे की है, वो समझने में भी आसान लगती है और मजेदार सी भी है। लगता है अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं। यहां से सम अगर 10 आया तो इस वाले पॉइंट का भी यहां से और यहां से सम 10 आना चाहिए, इस वाले पॉइंट का भी यहां और यहां से सम 10 आना चाहिए। लेकिन वहां भी मैं डेफिनेशन दे सकता था अगर आपको चाहता कि भाई सबसे पहले हम बनाएंगे इस प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट और फिर बनाएंगे एक फिक्स लाइन। दोनों में, पैराबोला में भी वही काम किया, एलिप्स में भी वही काम करना है, हाइपरबोला में भी वही काम करना है। तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिसकी, ध्यान सुनिएगा, अगर मान लो मैंने कोई पॉइंट एक यहां से ये लिया, कोई भी एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट को तो मैंने नाम कर दिया फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया फिक्स पॉइंट, और इधर की तरफ ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको मैंने नाम दिया फिक्स लाइन। क्लियर है? इस फिक्स पॉइंट को नाम दिया जाता है फोकस हमेशा। क्लियर? इस फिक्स लाइन को नाम दिया जाता है हमेशा डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर? अब उसका कहना यह है इलिप्स के, एक बार फिर से पहले इलिप्स के बारे में बता रहा हूं। ये बच्चे इधर ध्यान दो, अगर अब इसको नहीं समझोगे तो फिर जनरल वाले समझ में नहीं आएंगे। जब मुझसे भी सवाल किया था उसने कि सर जब सारा ही हम पढ़ लेंगे तो फिर जनरल को दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा क्या? पूरा दोबारा नहीं पढ़ना है, जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन कराने हैं। फिर मैं वहां कोई थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप इसको जान रहे होंगे। तो मैंने क्या कहा, एक फिक्स पॉइंट बनाया इस प्लेन के ऊपर, एक फिक्स लाइन बनाई इस प्लेन के ऊपर। अब ये जो पॉइंट्स बनाएंगे ये फिक्स नहीं होंगे, ये वेरिएबल होंगे। एक नहीं होगा, ये सैकड़ों होंगे, लाखों करोड़ों अरबों होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। समझ गए ना? बस शर्त एक है। क्या शर्त है? कि इस पॉइंट की इस फोकस से दूरी और इस पॉइंट की इस लाइन से दूरी का जो रेशियो है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसका और इसका रेशियो, यानी कि PF अपॉन PM, अगर मैं इसको नाम दिया M, तो PF अपॉन PM इज ऑलवेज कांस्टेंट। बड़े ध्यान सुनिएगा, पैराबोला में भी यही होता है, PF अपॉन PM इज ऑलवेज कांस्टेंट। इलिप्स में भी यही होता है, PF अपॉन PM इज ऑलवेज कांस्टेंट। अरे रुको तो, बस सुनो मेरी बात पूरी है ना। पैराबोला में भी यही होता है। अब मैंने क्या किया ना, एक्चुअली जैसे जैसे हमारी 6 क्लासेस बीत चुकी हैं तो मुझे लगने लगा कि आपका मेंटल लेवल थोड़ा इंक्रीज हो चुका होगा, अब तक एनहांस हो गया। तो अब मैं इस वाली डेफिनेशन पे आया हूं, नहीं तो मैं चाहता तो इसको उस समय भी पढ़ा देता। और यही खासियत है मेरी कि मुझे पता रहता है कि मुझे ये डेफिनेशन बतानी है,
पर मैं उसको बताता उसी समय जब मुझे लगता है कि अब इसका सही समय आ चुका है, समझ गए ना। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि हाँ आप पक गए हैं कि नहीं पक गए हैं कायदे से। अगर पक गए तब तोड़ने में मज़ा है, नहीं ना, कच्चे फल तोड़ने से फ़ायदा नहीं होता, समझ गए ना। तो पहले पका लो कायदे से आपको। अब मैंने पका लिया आपको अच्छे से, पहले इसका माइंड को आपने स्ट्रॉन्ग बना लिया, थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ज्ञान होना स्टार्ट हो गया, आपको लगने लगा अच्छा फोकस। अब तुम्हें ये तो नया नहीं लग रहा कम से कम कि फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब मैं शुरू में ही वो वाली डेफिनेशन आता तो प्रॉब्लम आ जाती है आपके लिए। तब मैंने कौन सी डेफिनेशन समझाना आसान समझी, क्योंकि मुझे लगा कि वो जो पैराबोला की मैंने डेफिनेशन दी है वो किससे मैच कर रही है, सर्कल से मैच कर रही है। और सर्कल की डेफिनेशन 9th क्लास के बच्चे को भी पता होती है, आप तो छोड़ ही दीजिए। क्या डेफिनेशन होती है? द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। क्लियर? उसी से मिलती जुलती मैंने डेफिनेशन बना दी किसकी? पैराबोला की। मैंने नहीं बनाई है, बनी हुई है पहले से ही। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कह रहा हूं मैंने बना दी तो मतलब वो मैंने ही बनाई है, ठीक है ना। पैराबोला की डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती थी, तो इसलिए आपने उसको जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, आपके माइंड ने उसको जल्दी ग्रहण कर लिया, फ्रिक्शन बहुत कम क्रिएट हुआ। आपने मुझे बार बार खुरपेश नहीं किया कि सर ये कैसे, ये क्यों, ये है वो है। अगर मैं शुरू में ही उठा लेता ये और कहता द रेशियो ऑफ दीज टू लाइंस आर ऑलवेज कांस्टेंट, फिर आपके समझ में इतनी मजे साथ इसकी इतनी मजे के साथ नहीं आती, ठीक है। सुनो, तो पैराबोला में भी यही होता है, एलिप्स में भी यही होता है, हाइपरबोला में भी यही होता है, इवन सर्कल में भी यही होता है। और बताओ, एक फिक्स लाइन बनाओ, उसमें भी सर्कल में भी एक फिक्स लाइन बनाओ, एक फिक्स पॉइंट बनाओ, लेकिन वहां भी उन दोनों, उस फिक्स पॉइंट से पॉइंट की दूरी और फिक्स लाइन से उस पॉइंट की दूरी का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब वो कांस्टेंट कितने के इक्वल होता है उसको समझना है। ये जो कल मैं आपसे बार बार पूछ रहा था भाई, ये बीमारी, एक नई बीमारी आई थी कल की क्लास में, इलिप्स में, परसों की क्लास में, इसेंट्रिसिटी। वो इसेंट्रिसिटी यही होता है, नहीं समझ में आई बात? द रेशियो ऑफ, अब सोचो कि आप सर ये क्या मजे का आपने कैसे बना रखा पैटर्न, मतलब पहले वो पढ़ा दिया, अब आप बता रहे हैं कि सेंट्रिसिटी यही होता है। क्या होता है सेंट्रिसिटी? द रेशियो ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट एंड ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। समझ में आ रही बात? अरे भाई पकड़ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब ये है, पैराबोला के केस में भी ये अपॉन ये इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को हमने एक नया नाम दिया। जैसे कि न्यूटन के लॉ में हम कहते हैं कि ये कांस्टेंट होगा कैपिटल जी, और फिर हमने कहा इस कैपिटल जी को हमने नया नाम दे दिया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे यहां पर हमने कहा इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। उसको हमने कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, उसको एक सिंबल बना दिया म्यू, और उसको एक नाम दे दिया क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह कोई तुम्हें नहीं बताएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ये जो मेरा अंदाज है ना पढ़ाने का कि कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी घुसा सकते हो भाई, जिसको ज्ञान रहेगा, जब आपको इस चीज का ज्ञान, तीनों सब्जेक्ट आपके ऐसे ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना। और सही मानों में ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। मैं तो अगर एक अकेला सब्जेक्ट भी पढ़ाता तो भी मेरा जीवन यापन हो जाता बड़े आराम से। एक अकेला सब्जेक्ट भी पढ़ाऊं तो भी मैं इतना ही उसी लेवल पे रहूंगा, बल्कि हो सकता है कि एक में अगर मैं ज्यादा करूंगा तो फिर हो सकता है कि कुछ और ही मामले बन जाए, कुछ पता नहीं चलता। नहीं, बार बार आपसे कह रहा हूं, लेकिन मेरा अपना खुद का मकसद जब से पढ़ाना शुरू किया, लगातार दिमाग में एक चीज रहती है कि मुझे अपने इन तीनों सब्जेक्ट को बिगड़ने नहीं देना है। इस पर स्ट्रॉन्ग कमांड बना के रखनी है, तीनों पे कमांड बना के रखनी है। एक को भी छोड़ दूंगा ना, जिसको भी किस दिन छोड़ा मैंने, उस दिन के बाद से वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा? डिमिनिश होने लगेगा, जाने गायब होने लगेगा। सिर्फ एक अकेला सब्जेक्ट ऐसा है जो गायब नहीं हो सकता, फिजिक्स। अगर सपोज करो मैंने इसको छोड़ भी दिया 5 साल, और 5 साल फिजिक्स को छोड़ के और मैं सिर्फ केमिस्ट्री पे और मैथ्स पे फोकस करूं, तो मुझे उम्मीद है कि मैं 5 साल बाद फिर से अगर अपने आप को वापस उसी पे लाऊंगा, अगर है ना, फिर से फिजिक्स पे रिवाइंड करूंगा, खुद को अगर वापस लाऊंगा, तो मुझे लगता है मैं एज इट इज उतनी ही नॉलेज के साथ खड़ा हो सकता हूं। लेकिन अगर इनमें से दोनों में से, मैथ्स या केमिस्ट्री में से एक भी सब्जेक्ट को हम 5 साल के छोड़ दें, तो आप उस लेवल पे दोबारा आने में आपको कम से कम अगले 5 साल और लग जाएंगे। फिर समझ लो ना बात को। ये खास बात फिजिक्स की है बस, कि फिजिक्स में यही मजा है, इसीलिए लोग फिजिक्स पढ़ा के खुश रहते हैं। ये फिजिक्स में ना टेंशन नहीं लेनी है, एक बार सीख लो, बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। ध्यान लगाओ ये बच्चे, अभी ध्यान लगाओ। तो मैंने क्या कहा भाई, जैसे हमने वहां पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे यहां पर हो गया कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसको हम एक नया नाम दे रहे हैं इसेंट्रिसिटी, और उस इसेंट्रिसिटी का स्मॉल e हमने ले लिया उसका सिंबल के तौर पर। तो PF अपॉन PM इज ऑलवेज इक्वल टू E। क्लियर? फॉर पैराबोला दिस E इज इक्वल टू 1। अब ध्यान सुनिएगा, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो गया? E के इक्वल। अब हम बोलेंगे सर फॉर पैराबोला, पैराबोला के लिए
अब देखो पीयूष अब ध्यान नहीं देगा इस बात पे, तब तो बोल दे इसने बड़ी ध्यान से क्या सर वो तो आप गलत बोल जा रहे हैं। नहीं, यहाँ ध्यान लगाओ। पैराबोला के लिए ई इक्वल टू 1, ई इज इक्वल टू 1, ई की वैल्यू अगर 1 के इक्वल होगी तो पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? तो क्या पैराबोला की शर्त पूरी हो गई? पैराबोला की शर्त पूरी हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, हो गया। अगर ई की वैल्यू 1 होगी, मतलब आज के बाद से याद रख सकते हो कि किसी भी पैराबोला की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 के इक्वल होती है। क्लियर? इसेंट्रिसिटी कितने के इक्वल होती है? 1 के इक्वल। कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत अच्छे। अब बात आती है सर किसकी? ये आ जाती है बात, एक मिनट है ना, ओके, एलिप्स की। किसके लिए बात कर रहा हूं? एलिप्स के लिए। तो भाई एलिप्स के लिए भी पी एफ अपॉन पी एम क्या होता है? ई के इक्वल। लेकिन ये इसका जो ई होता है वो लेस देन 1 होता है, वो लेस देन 1 होता है। लेस देन 1 का मतलब लेस देन यूनिटी, 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा होने का मतलब हो गया कि इसमें अगर मैं इस केस में बात करूंगा तो पी एफ बराबर पी एम, लेकिन इस केस में अगर बात करूंगा तो इसका मतलब पी एफ लेस देन पी एम। मतलब कहने का ये हुआ कि उस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से दूरी और लाइन से दूरी के जब निकालेंगे तो हमेशा पाया जाएगा कि उस पॉइंट की फोकस से दूरी हमेशा पॉइंट की लाइन से दूरी से कम रहेगी। समझ में आ रही बात? उस पॉइंट की बार बार कह रहा हूं, फिक्स लाइन से दूरी अक्सर ज्यादा रहेगी फिक्स पॉइंट से दूरी से। नहीं समझे? मतलब जैसे ये वाला जो फिक्स पॉइंट है ना फी, इससे इसकी दूरी, ये वाली डिस्टेंस ज्यादा कम रहेगी और ये वाली डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। जिस भी कर्व में, जिस भी कॉनिक सेक्शन में पीएम की वैल्यू बड़ी हो और पीएफ की वैल्यू छोटी हो, वो क्या बन जाएगा? एलिप्स बन जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे पॉइंट्स बनाओ जिनमें कि उस पॉइंट की दूरी हमेशा क्या रहे? कम रहे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? फिक्स पॉइंट से दूरी कम रहे और लाइन से दूरी ज्यादा रहे तो एलिप्स बनेगा। फॉर हाइपरबोला, नया टॉपिक आ गया एक हाइपरबोला। इसकी अब हम इसकी इक्वेशन नहीं डेराइव करेंगे, डेरिवेशन बिल्कुल उसी की जैसा है, लेकिन चक्कर में अब नहीं पढ़ना है। मैंने एक करवा के आपको खुश कर दिया कि भाई आप इलिप्स का डेरिवेशन देख लो, जरूरत नहीं है वैसे किसी की भी। ठीक है, अपनी जिंदगी में जब कभी मन करेगा कर लेना, ठीक है ना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाइपरबोला की बात करते हैं तो हाइपरबोला के केस में ई क्या होगा? ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। लो जी, बस इतना सा काम है। समझ गए? क्या यही ई, अगर मैं इस सबको छिपाकर, ये सब छिपाकर, ये ई और ये ई आपको दिखाऊं कहां पर? फिजिक्स में, क्या बोलोगे? अगर यही ई मैं आपको फिजिक्स में दिखाऊं तो क्या बोलोगे? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 0 के इक्वल हो तो सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। याद आ रहा है? और अगर 0 से 1 के बीच में हो तो सर इन इलास्टिक कोलिजन, और पूरा 1 के इक्वल हो तो सर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। याद आ रहा है? 3 केस वहां भी बने थे। इस तरह पढ़ना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को ऐसे पढ़ना चाहिए। अगर मैं अकेले आपको मैथ्स पढ़ा रहा होता तो मैं भी ये सब नहीं बता रहा होता, फिर मैं फिजिक्स में थोड़ी सोचता कि ये फिजिक्स में भी ऐसा कुछ आया था क्या, ई स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही कुछ रिलेशंस भी बने थे। ये सब मैं नहीं सोचता फिर, है ना, क्योंकि मैं सोचता मुझे मैथ्स पढ़ानी, मुझे एसेंट्रिसिटी के बारे में पता होना चाहिए, बस कोलिजन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ना? लेकिन आपको पता सब कुछ होना चाहिए। बढ़े आगे, अब ध्यान सुनो। सिमिलरली सर्कल के लिए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ई की वैल्यू 4 ही केस है बस। एसेंट्रिसिटी उसमें भी होती है, लेकिन सर 0 के इक्वल होते इसलिए लेते ही नहीं है। नहीं समझे? जब कुछ 0 हो गई तो ऑब्वियस हो गया कि सर उसको लेने की कोई खास जरूरत नहीं रह गई। क्लियर है ना? मतलब समझो उसके लिए वो डायरेक्ट्रिक्स और टेंजेंट का ही काम करती है। नहीं समझे? क्या हो जाएगा? नहीं, उसकी डायरेक्ट्रिक्स पॉइंट पे ही लाई कर जाएगी। कारण क्योंकि पॉइंट से और लाइन, मतलब उसकी डायरेक्ट्रिक्स समझो डायमीटर ही होती है। मैंने पहले बताया था कि जो काम वहां सर्कल में किसका होता है? डायमीटर का होता है। उसी जैसा काम यहाँ पर किसका होता है? डायरेक्ट्रिक्स का होता है। और जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर, यानी कि सेंटर ही डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई कर जाएगा सर्कल का, तो हम कहेंगे पी एफ बाई पी एम बराबर 0। इसलिए पी एफ बराबर 0। अब पी एफ बराबर 0 का मतलब वेरिएबल पॉइंट की दूरी फोकस से हम कहेंगे सर या तो 0 होगी या और लाइन से दूरी 0 हो जाएगी। कुल मिला के आप फिलहाल बस इस पे फोकस करो, क्योंकि हमें मेन मुद्दा पैराबोला है, एलिप्स और हाइपरबोला है। हाइपरबोला में ई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी, एलिप्स में ई की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी। इसमें ई का फॉर्मूला सर ई बराबर सी अपॉन ए होता है, इसमें भी ई का फॉर्मूला सी अपॉन ए ही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलो इतने में कोई डाउट हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। चलो जी अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे, ठीक है ना? देखेगा, ध्यान लगाइएगा, ठीक है? अब सीधे बस अब कुछ नहीं करना है, सीधे मैं हाइपरबोला की इक्वेशन बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यानी कि डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि उन सभी पॉइंट का कलेक्शन, अब ध्यान सुनिएगा, उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिनकी एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरियों का जो रेशियो हो वो कांस्टेंट रहे और वो कांस्टेंट हमेशा 1 से बड़ा आए, तो वो
ऐसा कोनिक सेक्शन या ऐसा कलेक्शन ऑफ पॉइंट क्या कहलाता है? हाइपरबोला। उसकी ज्योमेट्री, उसकी शेप कैसी बन के आती है वो मैं समझा रहा हूं, ठीक है। हाइपरबोला भी दो बनते हैं, जैसे इलिप्स दो बनते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, वैसे ही हाइपरबोला भी दो बनते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर है ना? वहां पर हम लोग अगर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई पैराबोला इलिप्स बनता था तो उसको, इसकी एक्स वाली एक्सिस को मेजर एक्सिस, वाई वाली एक्सिस को माइनर एक्सिस कहते थे। वाई के अलोंग अगर इलिप्स बनता था तो वाई वाली को मेजर एक्सिस और एक्स वाली को माइनर एक्सिस कहते थे। याद आ रहा है? यहां पर कहेंगे कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना? समझ में आ रही बात? दो एक्सिस होंगी, बार बार कह रहा हूं, हाइपरबोला में क्या होंगी? दो एक्सिस होंगी, एक होगी ट्रांसवर्स एक्सिस और एक होगी कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब कि नाम बदल दिए, सिर्फ डिफरेंस क्रिएट करने के लिए नाम बदले गए हैं। क्लियर है? तो दो, अभी जैसे वहां था दो इलिप्स पॉसिबल थे, वैसे ही यहां पर भी दो हाइपरबोला पॉसिबल हैं। पहले हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एलिप्स में क्या था? प्लस था, बस ध्यान रखना प्लस। अगर इसमें भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे, लेकिन एक प्लस में होगा पक्का और एक माइनस में होगा। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव, एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव वाई स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव, तो पहला वाला हाइपरबोला बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। किसके अलोंग बनेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव और वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव, तो फिर वाई एक्सिस के अलोंग बनेगा। बोलो बात समझ में आएगी कि नहीं? सिंपल। तो दूसरी वाली इलिप्स की वो सॉरी हाइपरबोला की इक्वेशन, ठीक है ना? टॉपिक का नाम तो आप जान ही गए हैं कि क्या है, हाइपरबोला, ठीक है ना? अब ये क्या हो जाएगी? माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। क्या मतलब इस बात का? ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब आप बोलोगे सर इसमें तो प्लस आ गया बीच में। कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है, क्योंकि मैंने बोला वाई स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर वाला टर्म नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन मैं हमेशा एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लेता हूं और वाई स्क्वायर के नीचे हमेशा बी स्क्वायर लेता हूं, चाहे वो इलिप्स हो चाहे वो हाइपरबोला हो। पर एनसीईआरटी में शायद ऐसा नहीं है, ठीक है ना? है तो कोई बात नहीं, फिर छोड़ो, देखा जाएगा। अब यहां लेकिन बार बार कह रहा हूं, यहां ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी का कोई झंझट नहीं है। यहां ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी का कोई झंझट नहीं है, वो इलिप्स में होता है। यहां किसका झंझट है? यहां से प्लस और माइनस का खेल है। अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव तो ये वाला हाइपरबोला, अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो वो वाला हाइपरबोला। इस वाले हाइपरबोला की शेप सर ये क्या हो गई हमारी? इसकी ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस। इस वाले एक्सिस को क्या नाम देंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस, जिसको हम वहां मेजर एक्सिस कहा करते थे। ऐसा होता है हाइपरबोला, ठीक है ना? एक इधर और एक इधर, मुंह दो चांद मुंह खोलकर ऐसे बैठ जाए एक दूसरे के अपोजिट, तो समझ जाइए क्या बन गया? हाइपरबोला। ये कहलाएगा इसका क्या? सेंटर, ठीक है ना? देखने में भाई ये बार बार कह रहा हूं, देखो देखने में जी लग रहा है, ठीक है ना? इस टाइप से ये क्या कहलाएगा? इसका सेंटर। समझ में आ रही बात ना? ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो वो हाइपरबोला सेंटर, सेंटर हमेशा कहां पर लाई करेगा? ओरिजिन। ये ट्रांसवर्स एक्सिस, तो ये वाली एक्सिस को क्या नाम दिया जाता है? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या नाम दिया जाएगा? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्लियर? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, बहुत ध्यान सुनिएगा, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितने के इक्वल? 2a के इक्वल। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कितने के इक्वल? 2a के इक्वल। इसकी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2b के इक्वल। सब मैं नीचे लिखवा दूंगा, ठीक है ना? 2b के इक्वल। इस वाले केस की बात कर रहे हैं पहले, इस वाले केस की। ये हो गया इसका सेंटर। बोलो फोकस कहां लाई करेगा? अगर तुमसे मैं पूछ बैठा कि फोकस बताओ, फोकस कहां लाई करेगा? ठीक है ना? ट्रांसवर्स एक्सिस पर। कहां? इधर कहीं और एक इधर कहीं, दो फोकस होंगे। एक हो जाएगा आपका F1 और एक हो जाएगा आपका F2। क्लियर है? F1 के कोऑर्डिनेट अभी भी क्या ही रहेंगे? F1 के कोऑर्डिनेट अभी भी क्या ही रहेंगे? C,0। फोकस के कोऑर्डिनेट C,0 और -C,0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम जो इलिप्स में पड़ा है, वही सेम फॉर्मूले, बस बदलेगा तो एक टर्म बदलेगा, सिर्फ एक टर्म E। E भी फॉर्मूले में नहीं बदलेगा, E में वो जो C निकालना पड़ेगा बस वो बदलेगा। बताओ इलिप्स के लिए C का फॉर्मूला क्या होता था? C बराबर √a² माइनस b²। और दूसरे वाले इलिप्स के लिए b² माइनस a²। याद आ गया? लेकिन हाइपरबोला में दोनों ही केस में C बराबर √a² प्लस b², a² प्लस b², बस ये बदलेगा। बोलो बात समझ में कि नहीं? क्योंकि इसमें हमेशा a² प्लस b² होगा, इसलिए C पक्का a से बड़ा आएगा, इसलिए C बाई a की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आएगी। नहीं समझे? और इलिप्स में क्या आती है? 1 से छोटी, हाइपरबोला में 1 से बड़ी। क्लियर है? वहां क्यों आती थी 1 से छोटी? क्योंकि a² माइनस b² बाई a।
तो पहले ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को घटा के फिर हम ए से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब सी पक्का छोटा होगा। बोलो नहीं बात समझ में आई क्या? अरे भाई समझ, ये देखो ये इनको नहीं समझना है, इनको नहीं समझना है ना, छोड़ दो कोई बात नहीं। अभी ध्यान लगाओ, जिनको आ रही है मुझे उनको देख करके बहुत खुशी मिल रही है, और जो नहीं लाना चाहते भाई उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, है ना। ये क्या कहलाएगा? V1 V2 वर्टेक्स कहलाएंगे। क्लियर? इस फोकस से पास होने वाली लाइन बोलो लेटस रेक्टम कहलाएगी। इस वाले फोकस से पास होने वाली लाइन ऊपर टच करने वाली क्या कहलाएगी? लेटस रेक्टम कहलाएगी। लेटस रेक्टम बोलो, तुम्हें को डाउट हो तो? सारे के सारे टर्म मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक एक टर्म लिखता जा रहा हूं फॉर्मूले के हिसाब से। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0, फोकस के यानी फोकाई के कोऑर्डिनेट +-c,0। इसी के साथ साथ लिख लीजिए c बराबर √a² + b²। बड़े काम की बात, c = √a² + b²। ठीक है, चलो जी। फिर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, वर्टिसेस एक मिनट रुको, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट +-a,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस बोलो x = +-a/, एक भी फॉर्मूला नहीं बदलेगा भाई, बस एक बदला है पूरे में, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ कहां बदली है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। ठीक है ना, बस कहां बदली है कि सर इसकी इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी, उसकी इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होगी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है? अगर कल से तुमसे कोई सवाल करे, मैं ही सवाल करूं व्हाट डू यू मीन बाय इसेंट्रिसिटी, तो आप जवाब दोगे द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन इज नोन एज इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना, विच इज इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, विच इज लेस देन 1 फॉर इलिप्स, विच इज ग्रेटर देन 1 फॉर हाइपरबोला। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? क्लियर हो रहा है तुम्हें? बहुत अच्छे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हो गया। पांचवा, लेंथ ऑफ, बोलो ना बच्चों, लेंथ ऑफ ट्रांसफर, अब मेजर नहीं बोलेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बोलो क्या हो जाएगी? 2a। लेंथ ऑफ, जिसने आज समझ लिया उसकी पूरी एक्सरसाइज हो गई, समझो एक्सरसाइज 11.4 या 10.4 जो भी आपकी किताब में है वो कंप्लीट। ठीक है ना। छठा, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 2। क्लियर? और क्या बचा? अभी 2 बचे होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि 8 टर्म थे ना, 8 टर्म थे। और क्या बचा लेटेस्ट टर्म के अलावा? हाँ, इसेंट्रिसिटी। वेरी गुड, चलो 7वां टर्म लेते हैं, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, ठीक है ना, तो इसेंट्रिसिटी E = c/a। 8वां, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR इज इक्वल टू 2b²/a। क्या फर्क है बताओ? मैंने बार बार बोला, इसलिए मैं ये वाले फॉर्मूले याद करा रहा हूं। या आपको चिंता नहीं करनी है, एक फॉर्मूला इलिप्स के याद कर लो, एक के याद कर लो, दूसरे के अपने आप याद हो जाएंगे। इलिप्स के याद कर लो, हाइपरबोला के अपने आप याद हो जाएंगे। क्लियर? बस c बदले बार बार, वो E बदलेगा, E = c, मतलब वो भी c/, यही होगा, लेकिन बस c बदलेगा। c निकालने के लिए पहले फॉर्मूला लगाते थे √a² - b², अब लगाएंगे √a² + b², दोनों केस में, इधर भी और इधर भी। ठीक है ना। इसकी डायरेक्ट्रिस कहां बनेगी? फोकस के जस्ट अपोजिट बनती है, यहां होंगी डायरेक्ट्रिस। नहीं समझे? नहीं समझे? यहां से यहां, ये और ये, हाँ बिल्कुल सिमिलर, एकदम सेम। ये दोनों एकदम सेम, ये दोनों एकदम सेम, सब कुछ सिमेट्रिक, सब कुछ सिमेट्रिक। इस पॉइंट से यहां अगर 10 मीटर पे एक पॉइंट, उसके करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट यहां होगा, बिल्कुल एकदम करस्पॉन्डिंग, उससे पैरेलल, बिल्कुल। समझ गए ना? अजीब अजीब से शेप हैं, मजेदार चीजें हैं, लेकिन ये सब कुछ क्योंकि इसमें क्या है। अच्छा, इसको आप फिर कहोगे सर ऐसे तो मेरा भी मन करे मैं भी कुछ बना दूंगा। बनाओ ना यार, कौन मना कर रहा है, बनाओ, लेकिन उसको जो बना रहे हो उसमें ना कुछ लोगों को स्पेशल लगना चाहिए। समझ गए ना? हाँ, कोई पैटर्न लगे, कोई लगे और जस्टिफाइड लगे, लॉजिकल लगे। आप जो कह रहे हो उसके बारे में, मतलब जो भी बोल रहे हो ना, सामने वाले को लगे कि कुछ लॉजिकल बात है। समझ गए? जैसे अभी भी हो रहा है भाई, लेकिन आप मसला क्या है? फिर मैं कह रहा हूं, हे बच्चे ध्यान लगाओ, आप बस आप में और उन लोगों में ये फर्क है कि आप इंस्टा और व्हाट्सएप वाले दौर में पैदा हुए हैं, वो इंस्टा और व्हाट्सएप वाले दौर में पैदा नहीं हुए थे, वो किसी और दौर में पैदा हुए थे जो लोग ये काम कर रहे थे। आप चूंकि इंस्टा और व्हाट्सएप वाले दौर में पैदा हुए हैं, आप उसी पे नया नया कर रहे हैं। अब देखिए, एक से एक टैलेंटेड लोग निकल के आ रहे हैं, एक से एक टैलेंटेड। बोलते हैं सर वो मोहम्मद रफी ने कैसे गाया था गाना, मैं इसी गाने को ऐसे गा के दिखाऊंगा।
और वो वैसे गा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मेरी बात को समझ में आ रही? तो नयापन ही तो है वो भी। आप उस चीज में क्या कर रहे हो? नया कर रहे हो। तो नया करने से कौन रोक रहा है आपको? रोक करो, बस जो कर रहे हो वो ना लोगों को अच्छा लगना चाहिए, बात खत्म हो गई। लोगों को जस्टिफाइड लगना चाहिए, लॉजिकल लगना चाहिए, ठीक है ना। इलॉजिकल सी बातें होती हैं, तो वैसे तो आप थोड़े से अजीब से दौर में पैदा हुए हैं, यहाँ इलॉजिकल बातों को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ठीक है ना। जिसका कोई लॉजिक ना हो उसको पसंद करते हैं लोग ज़्यादा, ठीक है ना। वो एक अलग कहानी है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, कामयाब ज़्यादा वही है। जैसे अगर आप बात करेंगे कि ये सबको नचा कौन रहा है ना, इन सबको नचा कौन रहा है? जो इंस्टाग्राम बनाया है, जो उसको लगातार अपडेट कर रहा है, वो नचा रहा है। और उसको जरा कभी देखना, जो इंस्टाग्राम बनाया है उसको जरा कभी देखना, वही फॉर्मल पैंट, वही फॉर्मल टी शर्ट, या वही फॉर्मल पैंट, वही फॉर्मल शर्ट और एक अच्छी सी घड़ी पहन करके, नॉर्मल सी जैसी फॉर्मल घड़ियां होती है वैसी पहन के आपको एकदम कूल एंड ड्यूड दिखेगा, बस, ठीक है, नॉर्मल। वो तुम्हारे ये नहीं कि वो नाच रहा है, ठीक है ना, कि वो इंस्टा पे नाच रहा है, समझ में आ रही बात ना, जिसने बनाया है लोगों को नचा रहा है, करा नाचो, हमने तुम्हारे लिए एक रास्ता बना दिया, समझ गए ना। तो ये बड़े काम की बात है भाई, बहुत काम की, मजाक नहीं कर रहा। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पैसे कमाने का अगर जरिया, मेरे बार ये आज नहीं, ये मत सोचो ये आज पहली बार ऐसा हुआ है कि सर इस दौर में ना पैसे कमाने के ढंग तो बहुत सारे हो गए, अब नए नए तरीके हो गए। पैसे कमाने के ढंग पहले भी बहुत सारे हुआ करते थे, पहले भी बहुत हुआ करते, सिर्फ पैसा ही कमाना मकसद हो ना, तो बहुत सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ आपका कुछ और भी अगर मकसद होता है, ध्येय होता है, तो फिर उसके लिए आपको थोड़े से मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अलग करना पड़ता है, और अपने आप को अपने उसी प्रिंसिपल्स के अंदर रखना पड़ता है, समझ गए ना। इसी चक्कर में कि पैसे, खाली पैसे के चक्कर में कि भाई पैसा लोग बहुत कमा रहे हैं आजकल, उल्टा सीधा कारनामा कर करके लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जो अच्छे लोग भी थे, जो सीधी सीधी चाल चलने वाले लोग भी थे ना, वो भी धीरे धीरे टेढ़ी मेढ़ी चाल चलना शुरू कर दिए हैं। मजबूर हो गए ना पूरी तरीके से कि यार जो लोग टेढ़ा मेढ़ा चल रहे हैं वो लोग पैसा कमा रहे हैं। सबको ऐसा लगने लगा जो लोग यहाँ पर आज इस दुनिया में, आप खुश हो जाओ ना, आपको हाइपरबोला पढ़ाता रहूं लगातार, एक भी चुटकुला ना सुनाओ ना, तो आप भाग खड़े होंगे यहाँ से। ऐसा बच्चे, अब ऐसा डर पैदा हो गया है, टीचर के मन में भी ऐसा डर पैदा हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, इतनी कदर करने वाले भी हैं, जो जानते हैं कि नहीं भाई यार मैथ्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कोई नौटंकी नहीं होनी चाहिए, काम की चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा नौटंकी करो उतना बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जब तक उन्हें ये एहसास होगा, जब तक वो अपनी बचपन वाली एज से निकल के बाहर आएंगे, जब तक उनको एहसास होगा कि लोग हमें पागल बना रहे थे, तब तक गाड़ी निकल चुकी होगी, ठीक है ना। इसी दौर में कुछ बच्चे सीरियस हैं, सिंसियर हैं, जो हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाना जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनका फ़ायदा, आप सोशल मीडिया से आपको नुकसान है, मैंने क्या बोला अभी, ऐसे ऐसे टैलेंट आज नए दौर में, नया युग है, बहुत अलग अलग किस्म के टैलेंट भी देखने को मिल रहे हैं जो कभी नहीं देख पाते हम। अगर ये इंस्टा ना होता ना तो शायद हम उस तरह के टैलेंट कभी ना देख पाते, क्योंकि सिर्फ उन लोगों के टैलेंट ही देख पाते थे पहले हम, जो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे, पहले से अमीर हुआ करते थे, पहले से अमीर। अब ये है, अब वो दौर आ गया कि जो सबसे गरीब है उसके टैलेंट को देखना लोग पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। और उसके टैलेंट को भी लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इग्नोर नहीं मार रहे हैं उसको, समझ गए ना। जो बिल्कुल बहुत गरीब से गरीब लेवल पर, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका या सॉरी अफ्रीका के, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बेचारे वो बच्चे जो कि खाने के लिए भी जूझ रहे हैं, तो वही बच्चे जब अपने खाने के पतीली से जो है ना क्या बजाते हैं, ड्रम बजाते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, तो लोग कहते हैं यार क्या गजब टैलेंट है इनके अंदर, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारे पास साधन नहीं है तो हम इसी को ड्रम बना लेते हैं। वो पतीली को ड्रम बना रहे हैं, चमचे को ड्रम बना, मतलब चमचे से पीट रहे हैं ड्रम, ठीक है ना, समझ लो ना, और उसको लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं। खैर अब यहाँ जाओ, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको एक अच्छे लेवल पर जाना है, ठीक है ना। जैसे अभी मैं किसी बहुत बड़ी कंपनी के ऑनर को देख रहा था, मुझे पता नहीं वो किस कंपनी के ऑनर थे, लेकिन वो बोले कि देखो, ऐसे दिखाए, अपना हाथ दिखा के बोले कि देखो मैं तो एक नॉर्मल सी वॉच पहनता हूँ, लेकिन मेरे एम्प्लॉई डायमंड वॉच पहनते हैं। और अपने एक एम्प्लॉय को बोला इधर, बोला देखा देखो, ठीक है ना, मतलब वो दिखाना चाहता था मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ, समझ में आ रही बात ना। मैं एक नॉर्मल वॉच पहनता हूँ। जैसे लोग पूछते ना सर आपके पास इतना पैसा है, आप मतलब आपको क्या लगता है, आप करते क्या इस पैसे का, मतलब आपका क्या मन करता है, तो बोलते मैं तो नॉर्मल सी वॉच पहनता हूँ यार, जैसे आम आदमी पहनते हैं, ठीक है, लेकिन मेरा एम्प्लॉय डायमंड वॉच पहनता है। अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि मेरा एम्प्लॉय, मतलब मीन्स इसका मतलब मेरे पास कोई, मैं हूँ बहुत ऊंचाइयों पे, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे जब एम्प्लॉय तक डायमंड पहन सकते तो मैं नहीं पहन सकता हूँ, बट मैं नहीं पहनता हूँ, नॉर्मल रहना पसंद करता हूँ, ठीक है ना, समझ गए, ये हालत है। खैर इसलिए जितना ज़्यादा इंसान के पास होता जाता है वो उतना ही डाउन टू अर्थ जाता है, और है ना।
खैर आप लोग भी इस पे फोकस करो। अब यहाँ जाओ दूसरे वाले एलिप्स पर भाई, पहला हो गया, सॉरी हाइपरबोला, हाइपरबोला भाई इसका ये हाइपरबोला कैसे बनेगा, यहाँ बना देता हूँ, ये बनेगा वाई एक्सिस के अलोंग, ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा सा ऐसे बनाइएगा, ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। ये क्या हो गया बताओ, इसके वर्टेक्स v1 v2, क्लियर। अब सब कुछ आपको पता है, ये हो जाएगा सेंटर, और बस यहाँ लिखना शुरू करेंगे सेंटर के कोऑर्डिनेट भाई, बोलो 0, 0। दूसरा है फोकाई के कोऑर्डिनेट सर 0, प्लस माइनस c का फॉर्मूला अभी भी √a² प्लस b²। c की वैल्यू नहीं बदलेगी, बार बार कह रहा हूँ, c की वैल्यू नहीं बदलेगी, एज इट इज रहेगी, ठीक है ना, √a² प्लस b²। तीसरा वर्टिसेस, वेरी गुड, 0, प्लस माइनस b, बहुत बढ़िया। और क्या बचा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e, बहुत बढ़िया, b अपॉन e। व्हाट इज e, इज द इसेंट्रिसिटी, e का फॉर्मूला चलो ये भी लिख लेते हैं, यहाँ पांचवा जाएगा क्या, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। चलिए इसेंट्रिसिटी पहले आया था क्या, वो चलो हमने बाद में लिखा था, कोई बात नहीं। लेंथ ऑफ, अब की बार ट्रांसवर्स एक्सिस, वेरी गुड, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 2b, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 2a, लेंथ इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू C अपॉन, सॉरी B होगी ना, C अपॉन B, C का फॉर्मूला डरिएगा मत, √a² प्लस अपॉन B। आठवां, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, (2a² अपॉन B, बहुत बढ़िया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a² अपॉन B, खत्म। सारी चीजें आपके पास हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं आपसे पूछूं एक और बात बता दो, वैसे ये एक्स्ट्रा में है, एक्स्ट्रा में 10 बनाने चाहो तो 10 बन जाएंगे फॉर्मूले। अगर मैं पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y इक्वल टू 0, अरे भाई एक्स एक्सिस इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 होती है, y एक्सिस की इक्वेशन x बराबर 0 होती है। तो अगर मैंने पूछा इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस y बराबर 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस x बराबर 0, इस वाले केस में अगर पूछा इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। 9th अगर चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस कितनी, x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस y इज इक्वल टू 0। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी, हाँ बच्चे, हाँ कोई लिमिट नहीं है, परेशान मत हो, ध्यान सुनो मेरे बच्चे, ध्यान दो, ये 2a के करस्पॉन्डिंग चलेगा, जितनी ना हमारी इस 2a की दूरी होगी ना, जितनी 2a की दूरी होगी उसके करस्पॉन्डिंग 2b की वैल्यू अपने आप आ जाएगी वहां से। मतलब ये होने को तो ये एक्सिस तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बस उतनी ही लेनी है जितनी इसके करस्पॉन्डिंग बेहतर होगी, ठीक है ना, समझ में आई बात। जैसे वहां था ना हमारा कि वो जो हमारा b² आया था, वो क्या आया था, बाद में हमने b² को लिखा था, वो किसकी जगह पे लिखा था, b² लिखा था हमने a² माइनस c² की जगह पर। यहाँ भी जब हम डेरिवेशन करेंगे तो वो ऐसा ही कुछ आएगा, समझिए ना, यानी वो इस तरह की दूरी आएगी, जैसे ये b हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये b हो गया तो ये c हो जाएगा, नहीं समझे, ऐसा कुछ था ना उस समय भी, c² इक्वल टू a² प्लस b², अभी भी तो यही है, c² इक्वल टू a² प्लस, तो जहां पहुंच करके, मतलब c तो हमारा किससे निकल आएगा, √a² प्लस b² से, इस c का करस्पॉन्डिंग जहां भी b पॉइंट मिल जाएगा हमें, बस वहीं तक होगी उसकी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, समझ गए, पक्का, बहुत अच्छा। चलो ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करेंगे साथ के साथ, ठीक है ना, यहीं पर तुरंत लिखिए, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, मैं जानबूझ के बोलता हूं ऑल द पैरामीटर्स, इसका मतलब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द हाइपरबोला। ऑल द पैरामीटर्स का मतलब मेरे ये 10 के 10, पेपर में ऐसे नहीं आएगा लिख करके ऑल द पैरामीटर्स, पेपर में मोटा मोटा लिखा रहेगा फाइंड दिस 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 दिस, जो पूछेगा वही बताना, ठीक है ना। तो अभी क्या बोला इसने, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द गिवन हाइपरबोला,
गिवन हाइपरबोला और इक्वेशन दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं ऐसे देखूं कि सर इसमें बताओ ए बड़ा है बी बड़ा है, बी बड़ा है, तो अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो अगर बी बड़ा को सोच के एक बार आपने गलती कर दी, क्या हो बच्चे? हाँ कोई बात नहीं, ये वाले का इस वाले का ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो ओके सुनो, हाँ कोई बात नहीं, अभी ध्यान लगाओ, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, है ना। अभी क्या करेंगे भाई, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या दिया, फाइंड द इक्वेशन, सॉरी फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ दिस हाइपरबोला। इस वाले हाइपरबोला की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसमें ए और बी को ध्यान, अगर आपने जरा सी भी गलती की और आपने दिमाग लगाया सर यहाँ तो ए लेस देन बी है और आपने इसमें सेकंड वाले के फॉर्मूले लगा दिए, गड़बड़ हो जाएगा सब। पहले तो दिमाग लगाओ कि इसमें माइनस है या प्लस है। तो x पॉजिटिव वाई नेगेटिव, अगर x पॉजिटिव वाई नेगेटिव तो कौन सा वाला, पहला वाला x एक्सेस वाला। तो ये पहली बात तो इसको देखते ही बना दो छोटा सा एक डायग्राम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला हाइपरबोला बनेगा, बोलो बात समझ में कि नहीं, छोटा सा बनाएंगे, ज्यादा बड़ा सा नहीं, बस। अब आप मुझे बताएंगे, यहां से चेक करिए जल्दी से, ए स्क्वायर किसके इक्वल, कंपेयर कराएंगे तो ए स्क्वायर बराबर 9, बी स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर 3, बी बराबर 4। सबसे पहले सी निकाल लो, ए बी निकल गया तो सी निकाल लो, ए बी सी निकालो, समझ मेरी बात ना, ए बी सी निकालना जरूरी है, ए बी सी में तो पढ़ते हो ना, तो ए बी सी वैसे भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ए बी सी भूल गए क्या? तो भाई भूलना नहीं है, एल्जेब्रा क्लासेस ए बी सी मतलब, है ना। चलो ए बी सी मतलब एल्जेब्रा क्लासेस, ठीक। ए बराबर 3, बी बराबर 4, तो सबसे पहले सी निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 16, कितना आएगा बच्चे 5। क्या कहने, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। सर अब बाकी सब निकल आएगा, बोलो पहला टर्म, बोलते जाइएगा, सेंटर 0, सर फोकाई प्लस माइनस सी कॉमा 0 मीन्स प्लस माइनस 5,0, क्लियर, दैट इज। तीसरा फोकाई के बाद वर्टिसेस, वर्टिसेस प्लस माइनस a, 0 मीन्स, आपको ऐसे नहीं लिखना है बार बार मेरी तरह, आपको सीधा बस ये लिखना है आंसर, ये प्लस माइनस कितना 3,0। ये साइन किसका है अभी बताते हैं, प्लस माइनस 3,0। कल भी मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे नहीं लिखा जाता फोकाई इज इक्वल टू इतना, फोकाई इसके इक्वल नहीं है, ये फोकाई के कोऑर्डिनेट हैं। तो बेहतर तो ये होता है कि फोकाई के जस्ट बगल में ही लिखो, क्लियर है। लेकिन मैं चूंकि फोकाई का पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ, साथ साथ उसके फॉर्मूला ये लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट। आपको लिखना कैसे है, चलो ये भी बता देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे लिखना, बस ये लिखना फोकाई 0 इस तरह से करके, ठीक है। ये भी मिटा दे रहा हूँ, देखो, हाँ इक्विवेलेंट का सिंबल होता है, बिल्कुल सही। तो इक्वल नहीं है, इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। हाँ उसके ऊपर है, तुमने देखा होगा कर्व जैसा भी है ना, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही जैसे होते हैं। ये तीनों भी अगर है तो भी इक्विवेलेंट पढ़ा जाएगा, और अगर ऊपर एक कर्व बना करके दिया तो भी वही पढ़ा जाएगा। आप ना, आप मैं फिर कह रहा हूँ आपको, तो मैं ये चलो अभी ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना कैसे है, पेपर में कैसे लिखना है। पहला हम लिखेंगे सर सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे फोकाई के कोऑर्डिनेट, पता हमें चल ही चुका है, तो हम बोलेंगे प्लस माइनस 5,0। तीसरा हम बोलेंगे सर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट, तो प्लस माइनस 3,0। चौथा हम पढ़ेंगे डायरेक्ट्रिसेस के कोऑर्डिनेट, वो सर डायरेक्ट्रिसेस की वैल्यू, ठीक है ना। चलो जो भी कुछ है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो अब यहां नहीं लिखना उसको, हम बोलेंगे सर x बराबर प्लस माइनस a अपॉन e। इसका मतलब, वेरी गुड, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, यहां लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस x बराबर प्लस माइनस a, बताओ कितना है, और e कितना है 3 अपॉन e की वैल्यू एक मिनट, ई इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, तो इसको पहले निकाल लेते हैं। सी बताओ कितना है यहाँ 5, ए कितना है 3, तो इसकी जगह पे रखेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर, वेरी गुड, प्लस माइनस 3 अपॉन, वेरी गुड, 3 अपॉन 5/3, ये 3 चल जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब x इक्वल टू प्लस माइनस 9/5। ये आ गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। और क्या बचा बच्चे, ये चौथा हो गया, पांचवा जाए, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस, वेरी गुड।
ये हो जाएगा आपका 2a, 2a मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस, क्या आसान है भाई, मज़ा आ रहा है ना, लग रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया चैप्टर है यार। b कितना 4 तो मतलब 8, कॉन्जुगेट एक्सेस की लेंथ इतनी हो गई। फिर क्या बचा अभी, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम कितनी हो जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन a, मतलब कितना हो जाएगा 2 इंटू बी की वैल्यू बताओ 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन a। अच्छा बी स्क्वायर की नहीं भाई, बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है, तो बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 दूनी 32 अपॉन ए कितना है 3 है, तो ये आएगा आंसर 32/3, ठीक है ना। यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर 7वां, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम मतलब एल आर कितने के इक्वल आया 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर अपॉन ए मतलब 2 इंटू 4 का स्क्वायर अपॉन 3 मतलब 32/3 हो गया। 8वां बताइए, कुछ गलत लिख दिया क्या, वही 8वां नहीं वो मैंने यहाँ निकाल दिया, असल में उसकी जरूरत नहीं पड़ी, वैसे वहाँ निकाल दिया। एसेंट्रिसिटी E बराबर C अपॉन A कितना हो गया 9/5, क्लियर है। एसेंट्रिसिटी 8वां पॉइंट ये हो गया कितना, अच्छा ठीक है, एसेंट्रिसिटी C/A मतलब कितना 5/3। किसी को डाउट तो नहीं आ रहा, ये जल्दीबाजी में बताने के चक्कर में लगा हूँ कि कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा कि जो मुझे लग रहा हो कि मैं बड़ा जोर दे के समझाऊँ, ठीक है ना, जितना समझाना था वो समझा लिया, मेन मुद्दा वो होता है। बस एक और बात बता दो, इक्वेशन ऑफ एक्स ट्रांसवर्स एक्सेस, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सेस y बराबर 0, बहुत बढ़िया। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सेस x बराबर 0, x बराबर 0, हो गया काम खत्म, ठीक है। अभी कुछ बचा इसमें नहीं जी, अच्छा अगर मैं छोड़ो बस इतना काफ़ी है, ठीक है ना, कुछ नहीं पूछेगा, बहुत काम की बात। नेक्स्ट एक और कर लो, ठीक है ना, अगर एक और कर दोगे तो फिर लगेगा कि हाँ चलो काम हो गया मेरा, मिटा दो इसको। देखो दूसरा, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द गिवन कॉनिक सेक्शन 49y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 784। फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द गिवन कॉनिक सेक्शन। अब ये कॉनिक सेक्शन क्यों बोला, ताकि आप ये भी पहचान सको कि ये हाइपरबोला है, उसने बोला नहीं कि हाइपरबोला है, ठीक है, ठीक, खुद से पता करना है कि हाइपरबोला है नहीं है, बताओ पैराबोला है, एलिप्स है, सर्कल है, हाइपरबोला है, क्या है सर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, इसलिए सर्कल तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, सर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और वाई स्क्वायर नेगेटिव है, नहीं वाई स्क्वायर पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इसलिए पक्का हाइपरबोला होगा, क्लियर, पहचान हो रही है। अगर उनमें से एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में से कोई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो पक्का हाइपरबोला होगा, क्लियर है। अब इसको प्रॉपर हाइपरबोला बनाओ, अब ये प्रॉपर हाइपरबोला नहीं दिया है, इसको प्रॉपर हाइपरबोला बनाने के लिए हमने जानते हैं कि इक्वेशन में इधर क्या होना चाहिए था 1 होना चाहिए था ना, 1, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे 784 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई पूरी इक्वेशन को हमने डिवाइड कराया, डिवाइड बाई, पहले आप लिख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब जो जो इसमें आते हैं, पैरामीटर्स ऑफ द गिवन कॉनिक सेक्शन, फाइंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द गिवन कॉनिक सेक्शन, डिवाइड बाई, तो हम लिखेंगे सर डिवाइड बाई 784 बोथ साइड, दोनों साइड 784 से डिवाइड करना है, बोलो क्या बनेगा 49y स्क्वायर अपॉन 784 माइनस 16x स्क्वायर अपॉन 784 इज इक्वल टू 1। बोलो ऐसे कुछ बचेगा क्या, एक बार डिवाइड करके बता दो भाई क्या क्या वैल्यू आती हैं। 49 से इसको कटाऊंगा तो 16 टाइम्स जाएगा और 16 से इसको कटाऊंगा तो 49 टाइम्स, तो ये आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 49 बराबर 1। आप इसको अपने जैसा बना लीजिएगा, अपने काम का बना लीजिएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 49 प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। जरा इतना करिए, ध्यान लगाइए, सुनो। तो अभी क्या मैंने क्या कहा आपको, पहले इसको आप अपने काम का बना लीजिएगा। अपने काम का मतलब कैसे, एक्स स्क्वायर वाले को पहले लिख लेना, कहीं गलती ना हो, क्योंकि अगर ऐसे लिखोगे
तो आप गलती कर बैठोगे क्या, इसको मान लोगे ए स्क्वायर, इसको मान लोगे बी स्क्वायर। नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर के नीचे जो होता है वो ए स्क्वायर होता है, और वाई स्क्वायर के नीचे जो होता है वो, बस ये गलती ना कर देना, नहीं तो बहुत एक बार गलत हुआ आपको पता सारे फॉर्मूले सब कुछ लगा के भी बेकार हो जाएगा काम। तो फिलहाल हम यहां से कहेंगे सर ए स्क्वायर बराबर 49 मतलब ए बराबर 7, बी स्क्वायर बराबर 16 मतलब बी बराबर 4। जब ए और बी मिल गया तो दूसरे वाले हाइपरबोला के फॉर्मूले लगाने हैं, दूसरे वाले हाइपरबोला के। क्या लगा पाओगे, कर पाओगे इस क्वेश्चन को पूरा, श्योर, बहुत अच्छे। हमारी तरफ से अगर देखा जाए तो कॉनिक सेक्शन ओवर हो गया, लेकिन घबराइए नहीं। अब अगली कम से कम 2-3 क्लासेस इसी पे जाएंगी, ठीक है, अगली 2-3 क्लासेस इसी पे जाएंगे कि हम इसके मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। कॉनिक सेक्शन का अब समराइज करके जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं वो वाले करेंगे। क्लियर है? ओके, आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।